नमस्कार। विद्या संसार में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास की एक ऐसी घटना पर विस्तृत चर्चा करने वाले हैं जो जो किसी हॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं है। बिल्कुल, पर देखें ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। ये हमारी हकीकत है। एग्जैक्टली। कल्पना कीजिए, रात का गहरा अंधेरा है, बारिश का मौसम है और भाप उगलती हुई एक विशाल पैसेंजर ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार से पटरी पर दौड़ रही है। और बाहर से देखने पर ये सिर्फ लोहे और कोयले की एक मशीन लगती है। हाँ, लेकिन असल में ये दुनिया के सबसे ताकतवर ब्रिटिश साम्राज्य की जीवन रेखा थी। और उस विशाल मशीनरी को रोकने के लिए कोई बहुत बड़ी सेना नहीं, बल्कि सिर्फ 10 युवा खड़े थे। सिर्फ 10 लोग। आज का हमारा उद्देश्य सिर्फ इतिहास की किसी तारीख को रटना नहीं है। हम ये समझेंगे कि कैसे कुछ साहसी लोगों ने दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य को सीधी चुनौती दी। तो हमारे पास जो श्रुत और नोट्स हैं, उनके आधार पर ओके, लेट्स अनपैक दिस। तो देखिए, सीधे ट्रेन की घटना पर आने से पहले ना हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। उस दौर की नब्ज को समझना बहुत जरूरी है। मतलब बैकग्राउंड समझना होगा। राइट। 1922 में जब चौरी चौरा की घटना के बाद अचानक असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। तो पूरे देश के युवाओं में एक निराशा सी छा गई थी। बिल्कुल। युवाओं में एक गहरा खालीपन आ गया था और उसी वैक्यूम में जन्म हुआ हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी एचआरए का। तो क्या ये सिर्फ गुस्से में आए युवाओं का कोई जज्बाती ग्रुप था? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। उनका विजन एकदम स्पष्ट था। उन्हें पता था कि सिर्फ अपीलों से या शांतिपूर्ण विरोध से अंग्रेज भारत छोड़कर जाने वाले नहीं हैं। मतलब उन्हें समझ आ गया था कि एक संगठित और सशस्त्र क्रांति की आवश्यकता है। एग्जैक्टली। पर एक मिनट, सशस्त्र क्रांति का विचार सुनना बहुत रोमांचक लगता है, लेकिन जमीनी हकीकत तो कुछ और ही होती है ना। वो कैसे? मतलब अगर मैं एक आधुनिक एनालॉजी दूं, जैसे आज के टाइम में किसी बड़े स्टार्टअप या प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए फंडिंग की आवश्यकता होती है, एक ठोस आर्थिक आधार चाहिए होता है। हाँ, बिना पैसे के तो कोई बड़ा काम नहीं होता। तो देश की आज़ादी का मिशन तो उस वक्त का सबसे बड़ा और जोखिम भरा प्रोजेक्ट था। एक आज़ादी की लड़ाई बिना संसाधनों के कैसे लड़ी जा सकती है? मतलब इतने बड़े साम्राज्य से आप खाली हाथ तो नहीं लड़ सकते। यही तो वो बुनियादी सवाल था जिसने एचआरए के नेताओं की रातों की नींद उड़ा रखी थी। उनके पास अदम्य साहस था, कुशाग्र बुद्धि थी, लेकिन हथियार नहीं थे। और ब्रिटिश सेना तो उस वक्त दुनिया की सबसे आधुनिक सेनाओं में से एक थी। खाली हाथों से उनका मुकाबला करना सुसाइड के बराबर था। तो उन्हें हथियारों के लिए फंडिंग चाहिए थी। बिल्कुल। क्रांति के लिए आधुनिक हथियार चाहिए थे और हथियारों के लिए चाहिए था पैसा। अब सवाल ये था कि ये पूंजी आए कहाँ से। तो मैं सोच रहा था, उन्होंने इसके लिए आम जनता से चंदा क्यों नहीं मांगा? आखिर लड़ाई तो जनता की आज़ादी के लिए लड़ी जा रही थी ना। सतह से देखने पर ये सीधा रास्ता लगता है, लेकिन इसके पीछे की जमीनी परेशानियां बहुत गहरी थीं। क्या परेशानियां थी? पहली बात तो ये कि उस दौर में आम जनता ब्रिटिश खुफिया एजेंसी यानी सीआईडी के खौफ में जी रही थी। खुलेआम हथियार खरीदने के लिए चंदा देना राजद्रोह माना जाता था। ओहो, राइट। मतलब लोग डरते थे। हाँ, और दूसरी बात, अगर आप गुप्त रूप से बड़े पैमाने पर चंदा इकट्ठा करते भी हैं तो उसमें सालों लग जाते। इतना समय क्रांतिकारियों के पास था नहीं। और शायद वो आम लोगों पर आर्थिक बोझ भी नहीं डालना चाहते होंगे। What's fascinating here is कि यही उनका सबसे स्पष्ट वैचारिक स्टैंड था। वे अपने ही गरीब नागरिकों का पैसा इस्तेमाल करने के खिलाफ थे। तो फिर ऑप्शन क्या बचा? सीधा ब्रिटिश सरकार का खजाना? बिल्कुल। उन्होंने तय किया कि जो पैसा अंग्रेजों ने भारतीयों से लगान और टैक्स के रूप में वसूला है, उसी को वापस लिया जाएगा। वाओ। और उसी पैसे से हथियार खरीदकर सरकार के ही खिलाफ एक समानांतर सत्ता खड़ी की जाएगी। ये तो बहुत ही अग्रेसिव रणनीति थी। हाँ, ये महज लूट का विचार नहीं था। ये दुश्मन के ही संसाधनों को उसके खिलाफ इस्तेमाल करने की एक सोची समझी युद्ध नीति थी। तो इस वैचारिक फैसले के बाद ही वो ऐतिहासिक योजना बनी। Here's where it gets really interesting. बिल्कुल, चलिए उस दिन चलते हैं। 9 अगस्त 1925, उत्तर प्रदेश में लखनऊ के पास काकोरी स्टेशन। जी, अगस्त का महीना था और सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन, जिसे उस वक्त 8 डाउन कहा जाता था, वो अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही थी। पर मुझे यहाँ एक बात समझनी है। हाँ, बताइए। चलती हुई ट्रेन को रोकना, वो भी भाप के इंजन वाली, इतनी भारी भरकम ट्रेन को ये काम टेक्निकली किया कैसे गया? ये इस पूरे अभियान का सबसे तकनीकी और सबसे खतरनाक पहलू है।
ये कोई फिल्मी सीन तो था नहीं कि कोई घोड़े पर आकर ट्रेन के आगे खड़ा हो जाए। राइट, कोई बॉलीवुड स्टंट नहीं था। बिल्कुल नहीं, ये एक बेहद सटीक ऑपरेशन था। क्रांतिकारियों को रेलवे के सिस्टम की गहरी जानकारी थी। उन्हें पता था कि सेकंड क्लास के डिब्बे में खतरे की जंजीर होती है। अच्छा, चेन पुलिंग। हाँ, योजना के अनुसार रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और उनके कुछ साथी आम यात्रियों की तरह उस ट्रेन में सवार हो गए थे। और फिर जैसे ही काकोरी स्टेशन के करीब वो सुनसान इलाका आया, एग्जैक्टली, राजेंद्र नाथ लाहेड़ी ने सही समय पर वो जंजीर खींच दी और ट्रेन रुक गए। पर एक बात बताइए, ट्रेन रुकते ही तो भयंकर अफरा तफरी मच गई होगी ना? बिल्कुल मची होगी। गार्ड, ड्राइवर, हथियारबंद, रेलवे पुलिस और ट्रेन में मौजूद सैकड़ों यात्री, इन 10 लोगों ने इतने बड़े हुजूम को कैसे कंट्रोल किया? यहीं पर उनकी कमांड और कंट्रोल की रणनीति काम आई। ट्रेन रुकते ही इन 10 लोगों ने अलग अलग मोर्चे संभाल लिए। मतलब सबने अपना अपना काम बांट लिया था। जी, चंद्रशेखर आजाद और कुछ अन्य साथियों ने ट्रेन के दोनों तरफ एक सुरक्षा घेरा बना लिया। उनके हाथों में जर्मन माउजर पिस्तौलें थीं। जर्मन माउजर, वो तो उस समय का बहुत ही आधुनिक हथियार था। बिल्कुल, उन्होंने यात्रियों को डिब्बों के अंदर ही रहने की चेतावनी दी। उनका मकसद किसी आम आदमी को नुकसान पहुंचाना नहीं था, बस भीड़ को खजाने से दूर रखना था। और बाकी साथी कहाँ गए? बाकी साथी इंजन की तरफ गए और ड्राइवर को अपने कब्जे में ले लिया ताकि ट्रेन को दोबारा ना चलाया जा सके। और मुख्य लक्ष्य था गार्ड का डिब्बा, क्योंकि सरकारी खजाना उसी में रखा था, है ना? सटीक, गार्ड के डिब्बे में एक लोहे का बेहद भारी और मजबूत सरकारी तिजोरी नुमा बक्सा था। इसी बक्से में वो रकम थी, लेकिन इसे लूटना इतना आसान नहीं था। क्यों, क्या दिक्कत आई? वो बक्सा इतना भारी था कि उसे ट्रेन से नीचे तो फेंक दिया गया, लेकिन उसे खोलना लोहे के चने चबाने जैसा था। बाप रे! और ये सब उस दबाव में हो रहा था कि रेलवे पुलिस के टुकड़े किसी भी पल वहां पहुंच सकती है। बिल्कुल, हथौड़ों और छेनियों से एक सरकारी तिजोरी को तोड़ना, वो भी अंधेरे में। तो फिर वो बक्सा खुला कैसे? वहां एक बहुत ही दिलचस्प घटना घटी। जब बाकी लोग बक्सा खोलने में संघर्ष कर रहे थे, तब अशफाक उल्लाह खां, जो शारीरिक रूप से बेहद मजबूत थे, वो आ गए। अच्छा। उन्होंने अपनी माउजर रामप्रसाद बिस्मिल को थमाई और खुद हथौड़ा लेकर उस लोहे की तिजोरी पर इतने जोरदार प्रहार किए कि आखिरकार उसका ताला टूट ही गया। वाह, ये होता है असली जज्बा। और फिर उसमें से कितनी रकम निकली? उस तिजोरी से कैनवस के थैलों में रखे लगभग 8,000 रुपए निकाले गए। 1 मिनट, 8,000 रुपए? हाँ, 8,000। अगर हम आज के हिसाब से सोचे तो शायद ये रकम बहुत मामूली लगे। इतने बड़े साम्राज्य से सीधे टक्कर लेने और इतना बड़ा जोखिम उठाने के लिए क्या 8,000 रुपए एक बहुत छोटी रकम नहीं थी? आज के संदर्भ में ये छोटी लग सकती है, लेकिन 1925 में 8,000 रुपए एक बहुत बड़ी आर्थिक शक्ति थी। अच्छा, मतलब उस समय इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा थी? बिल्कुल, इतने पैसों से उस समय माउजर और अन्य आधुनिक हथियारों का एक बहुत बड़ा जखीरा खरीदा जा सकता था। समझ गया। लेकिन इस रकम से भी कहीं ज्यादा बड़ा था इस घटना का प्रतीकात्मक महत्व। इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, हमें इस पूरे घटना को उस समय के ब्रिटिश नजरिए से देखना होगा। तो ब्रिटिश साम्राज्य की नजर में इस 8,000 रुपए की लूट के मायने क्या थे? ये उनके अहंकार पर एक सीधा प्रहार था। ब्रिटिश रेलवे उनके लिए केवल यातायात का साधन नहीं था, वो भारत पर उनके पूर्ण नियंत्रण, उनकी शक्ति और उनकी संचार व्यवस्था का सबसे बड़ा प्रतीक था। हाँ, वो तो दावा करते थे कि उनके राज में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। एग्जैक्टली। और यहाँ उनके ही रेलवे नेटवर्क पर उनकी ही ट्रेन को रोककर कुछ लोग उनका ही खजाना ले गए और वहां से सुरक्षित निकल भी गए। तो ये तो सत्ता को दी गई ये खुली चुनौती थी। बिल्कुल, इस घटना ने पूरे देश को ये संदेश दे दिया कि ब्रिटिश प्रशासन अजय नहीं है, उसके सुरक्षा चक्र को भेदा जा सकता है। मतलब एक तरह से उस खजाने के साथ साथ उन्होंने ब्रिटिश सत्ता का खौफ भी लूट लिया था। बहुत सही कहा आपने। पर क्या इस पूरी कार्यवाही में सब कुछ योजना के अनुसार ही हुआ? कोई भी ऑपरेशन 100% सटीक तो नहीं होता ना? ये एक बहुत ही अहम सवाल है। सच तो ये है कि उस रात एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना भी घटी थी। क्या हुआ था? जब क्रांतिकारी यात्रियों को डराने और उन्हें डिब्बों में रखने के लिए हवाई फायरिंग कर रहे थे, तो उसी दौरान एक यात्री अहमद अली अपनी पत्नी को देखने के लिए ट्रेन से नीचे उतर आए। ओह, फिर? अंधेरे और अफरा तफरी के बीच एक गोली दुर्भाग्यवश उन्हें लग गई और उनकी मौत हो गई। ये तो बहुत बुरा हुआ। हाँ, क्रांतिकारियों का इरादा किसी की जान लेना बिल्कुल नहीं था, लेकिन इस एक मौत ने पूरे घटनाक्रम की गंभीरता को और बढ़ा दिया।
जाहिर है अब ब्रिटिश सरकार को उन्हें पकड़ने का एक और बड़ा कानूनी बहाना मिल गया होगा। बिल्कुल। मैं एक चीज सोच रहा था, इस घटना को अंजाम देने वाले वे लोग कौन थे? इतिहास की किताबों में अक्सर घटनाएं याद रह जाती हैं, लेकिन चेहरे धुंधले हो जाते। उस रात काकोरी में जो 10 लोग मौजूद थे, वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे चमकते सितारे थे। मैं अपने नोट से इन शूरवीरों के नाम स्पष्ट रूप से पढ़ना चाहूंगा। इस पूरे अभियान का नेतृत्व किया था राम प्रसाद बिस्मिल ने, जो एक बेहतरीन रणनीतिकार होने के साथ साथ एक महान कवि भी थे। और उनके सबसे करीबी साथी थे अशफाक उल्लाह खां। इसके अलावा वहां मौजूद थे चंद्रशेखर आजाद, जिनकी फुर्ती और निशानेबाजी का कोई सानी नहीं था। बिल्कुल। साथ ही राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, ठाकुर रोशन सिंह, केशव चक्रवर्ती, बनवारी लाल, मुकुंदी लाल, मनमथ नाथ गुप्त और मुरारी शर्मा भी उस टीम का अहम हिस्सा थे। एकदम सही, ये वही 10 लोग थे। जब हम इन नामों को सुनते हैं ना, तो एक बात बहुत गहराई से महसूस होती है। ये लोग अलग अलग पृष्ठभूमि से आए थे। कोई बंगाल से था, कोई उत्तर प्रदेश से। इनकी धार्मिक मान्यताएं अलग थीं, उम्र अलग थीं। राइट? फिर भी एक ऐसा क्या गोंद था जिसने इतने अलग विचारों और बैकग्राउंड वाले लोगों को एक टीम में एक मशीन की तरह काम करने के लिए जोड़ दिया था? वो गोंद था पूर्ण स्वराज का लक्ष्य। उनका अनुशासन और एक दूसरे पर अटूट विश्वास ही उनकी असली ताकत थी। सच में, जब मौत सर पर मंडरा रही हो तो इंसान जात पात नहीं देखता। बिल्कुल। जब आप किसी ऐसे ऑपरेशन में होते हैं तो आप अपने साथी की जाति या धर्म नहीं देखते, आप उसका समर्पण देखते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां की दोस्ती इसी धर्मनिरपेक्ष और एकजुट भारत की सबसे खूबसूरत मिसाल थी। उन्होंने साबित कर दिया कि जब लक्ष्य बड़ा हो तो व्यक्तिगत भिन्नताएं कोई मायने नहीं रखती। लेकिन जैसा कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है, ब्रिटिश हुकूमत इस तमाचे को चुपचाप तो नहीं सहने वाली थी। बिल्कुल नहीं। उनका पलटवार कैसा था? उनका पलटवार भयानक था। भारत के तत्कालीन वाइसराय और ब्रिटिश प्रशासन में हड़कंप मच गया था। उन्होंने इस मामले को सुलझाने और क्रांतिकारियों को पकड़ने की जिम्मेदारी अपनी सबसे तेज तरार खुफिया एजेंसी सीआईडी के प्रमुख अधिकारी मिस्टर हॉर्टन को सौंप दी। मतलब उन्होंने पूरी ताकत लगा दी। हाँ, ये अब महज एक ट्रेन डकैती का मामला नहीं था। ब्रिटिश कानून के तहत इसे सम्राट के खिलाफ युद्ध छेड़ने का मामला बना दिया गया। पूरे देश में मुखबरों का जाल बिछा दिया गया। तो क्या वे सभी पकड़े गए? ब्रिटिश पुलिस ने ताबड़तोड़ छापेमारी की। देश भर से कई क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया। हालांकि चंद्रशेखर आजाद और कुछ अन्य साथी पुलिस के हाथ कभी नहीं आए। हाँ, वो तो आजाद ही रहे। बिल्कुल। लेकिन बिस्मिल, अशफाक और कई प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद शुरू हुआ इतिहास का वो कुख्यात काकोरी षड्यंत्र केस। ये मुकदमा कैसा था? मतलब क्या ये एक निष्पक्ष सुनवाई थी या सिर्फ एक दिखावा? ब्रिटिश सरकार इस मुकदमे के जरिए पूरे देश में एक खौफ का संदेश देना चाहती थी। वे ये दिखाना चाहते थे कि जो भी इस तरह से साम्राज्य को चुनौती देगा, उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। तो एक तरह से अदालत का नाटक रचा गया। ये मुकदमा महीनों तक चला। अदालत में दोनों तरफ से जबरदस्त बहसें हुईं। क्रांतिकारियों ने अदालत का इस्तेमाल अपनी आवाज को पूरे देश तक पहुंचाने के लिए किया। उन्होंने साबित करने की कोशिश की कि वे आम अपराधी नहीं बल्कि युद्धबंदी हैं, जो अपने देश की आजादी के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन ब्रिटिश कानून की नजर में वे बागी थे। और अंततः इस लंबी कानूनी प्रक्रिया का जो परिणाम आया, वो भारतीय इतिहास का एक बहुत ही दर्दनाक पन्ना बन गया। हाँ, 19 दिसंबर 1927 को इस संगठन के 4 सबसे प्रमुख और मजबूत स्तंभों को फांसी की सजा दे दी गई। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, ठाकुर रोशन सिंह और राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, इन चारों ने हंसते हंसते देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। और बाकी कई क्रांतिकारियों को काला पानी और लंबी कैद की सजा सुनाई गई। तो इस मोड़ पर आकर सो व्हाट डज दिस ऑल मीन, एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल उठता है। इतनी लंबी और जोखिम भरी योजना बनाई गई, सरकारी खजाने पर प्रहार किया गया, लेकिन अंत में क्या हुआ? संगठन के शीर्ष नेता फांसी पर चढ़ा दिए गए। तो क्या सतह पर देखने से ये एक विफलता नहीं लगती? क्या इससे आजादी की लड़ाई कमजोर नहीं पड़ गई? अगर हम इसे केवल एक सैन्य या आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो अंग्रेजों को भी यही लगा था कि उन्होंने संगठन की कमर तोड़ दी है। हाँ, उन्हें लगा होगा कि सब खत्म हो गया। उन्हें लगा था कि इन फांसी की सजाओं से देश के युवा डर जाएंगे और क्रांति की आवाज हमेशा के लिए दब जाएगी। लेकिन असल में हुआ इसका ठीक उल्टा। दिस रेजेस एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या विचार फांसी से मरते हैं? बिल्कुल नहीं। मतलब ब्रिटिश सरकार का वो दांव उन पर ही उल्टा पड़ गया। पूरी तरह से।
इन शहादतों ने एक मनोवैज्ञानिक भूचाल ला दिया। इसने डर पैदा करने के बजाय पूरे देश में क्रांति की एक ऐसी आग लगा दी जिसे बुझाना किसी के लिए भी नामुमकिन हो गया। वाह! बिस्मिल और अशफाक का बलिदान रातों रात किंवदंती बन गया। इसी घटना और इन शहादतों ने आने वाली पीढ़ी के लिए उत्प्रेरक का काम किया। जैसे भगत सिंह और उनके साथियों के लिए। एग्जैक्टली। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और ऐसे हजारों युवाओं के लिए ये शहादतें सबसे बड़ी प्रेरणा बनी, जिन्होंने बाद में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बनाकर इस लड़ाई को और आगे बढ़ाया। ये समझना बहुत जरूरी है कि आज़ादी की लड़ाई सिर्फ एक दिन की घटना नहीं होती। ये एक के बाद एक कड़ी जुड़ने का सिलसिला है। और इसी संदर्भ में एक बात का जिक्र करना बहुत आवश्यक है। वो क्या? दशकों तक इस पूरी घटना को इतिहास की किताबों में काकोरी कांड के नाम से पढ़ाया जाता रहा। हाँ, जो कि बहुत गलत था। कांड शब्द अपने आप में एक नकारात्मक अर्थ रखता है, जैसे कोई अपराध या कोई गलत काम हुआ हो। देखिए, ये नजरिया पूरी तरह से ब्रिटिश प्रशासन का था। उनके लिए ये एक आपराधिक साजिश थी, इसलिए उन्होंने इसे अपने दस्तावेजों में कांड की तरह दर्ज किया। लेकिन एक आजाद देश के लिए अपने इतिहास को उसी विदेशी चश्मे से देखना एक बड़ी भूल थी। बिल्कुल। और यही कारण है कि अब इस घटना को सम्मानपूर्वक काकोरी ट्रेन एक्शन कहा जाता है। शब्दों का ये बदलाव कोई छोटी बात नहीं है। एकदम सही। ये इस बात की स्वीकृति है कि वो कोई चोरी या डकैती नहीं थी। वो एक रणनीतिक एक्शन था, एक युद्ध कार्यवाही थी जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने एक विदेशी और अत्याचारी सत्ता के खिलाफ की थी। ये उन महान लोगों के बलिदान को सही गरिमा और सम्मान देने का एक तरीका है। ये घटना हमें ये सिखाती है कि इतिहास केवल ताकतवर साम्राज्यों की दास्तान नहीं है। सही बात है। ये इस बात का भी प्रमाण है कि दृढ़ संकल्प और एक स्पष्ट उद्देश्य के सामने कोई भी व्यवस्था अजेय नहीं होती। 9 अगस्त का वो दिन महज एक ट्रेन रुकने का दिन नहीं था। वो भारत की आज़ादी की लड़ाई का वो अहम मोड़ था जिसने ये तय कर दिया कि अब ये संघर्ष केवल याचिकाओं तक सीमित नहीं रहेगा। तो इस पूरी चर्चा के अंत में जरा इस विचार पर गौर करें। एक अंधेरी रात, 8,000 रुपए की रकम और कुछ मुट्ठी भर दृढ़ संकल्पित लोग। और कैसे एक छोटी सी लेकिन सटीक योजना एक पूरे साम्राज्य की नींव हिला सकती है। एग्जैक्टली। आज की दुनिया में जहां हमारे सामने बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं और सिस्टम मौजूद हैं, क्या आज के समय में भी एक छोटे समूह का अटूट विश्वास किसी बड़े सिस्टम को बदलने की ताकत रखता है? क्या एक सही विचार और सधी हुई रणनीति आज भी इतिहास की धारा को मोड़ सकती है? ये सच में एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। बिल्कुल। ऐसे ही और वीडियो के लिए आप किस विषय पर वीडियो चाहते हैं वो कमेंट में जरूर बताएं।